हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 प्रीवियस पेपर यानी कि प्रीवियस पेपर के सभी MCQ को करेंगे जो इस बार भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग में से बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर प्रीवियस पेपर कराइए, प्रीवियस पेपर कराइए। तो आज से यानी कि कल से जो है यानी कि प्रीवियस पेपर ही अपलोड हो रहा है लगातार, ठीक है। तो आप यानी कि जितना प्रीवियस पेपर पूछा गया है TG2 में सभी हम कराएंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, एक शक्ति ट्रांसफार्मर लोह हानि और ताम्र हानि बराबर है तो ट्रांसफार्मर की दक्षता होगा। तो देखिए दोस्तों, यानी कि कॉपर लॉस, ठीक है, यानी कि कॉपर लॉस और बराबर में यानी कि आयरन लॉस। कॉपर लॉस बराबर में आयरन अगर लॉस है तो अगर इफेंसी की बात किया जाए, ठीक है, यानी कि दक्षता की अगर बात किया जाए, तो ये यानी कि ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा होगा। समझिए क्या होगा, यानी कि ज़्यादा होगा। ऑप्शन किस में दिया है ज़्यादा? ए में कह रहे यानी कि अधिकतम, तो राइट ए हो जाएगा क्योंकि यानी कि ज़्यादा होता है। बी में 1/4 तो नहीं होगा, नहीं जीरो होता, नहीं आधा होता। ये जो होता है दोस्तों यानी कि मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया, निम्नलिखित में से कौन सी एक सूखा सेल है? यानी कि सूखा सेल के बारे में हमको बताना है, यानी कि ड्राई सेल। ड्राई सेल के बारे में हमको बताना है। और ड्राई सेल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ए में कह रहा है यानी कि क्या कह रहा है, जिंक कार्बन सेल। ए में क्या कह रहा है दोस्तों, यानी कि जिंक कार्बन सेल कह रहा है। तो ये क्या है, एक प्रकार का सूखा सेल है, ठीक है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में जो दिया हुआ है नहीं कि लिथियम सेल, ये क्या है, लिथियम सेल है दोस्तों, यानी कि एक प्रकार का यानी कि लिक्विड वाला सेल है, ठीक है। जिंक क्लोराइड सेल यानी कि सूखा सेल नहीं है, नहीं सिल्वर ऑक्साइड सेल सूखा है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे क्वाइल एस्पॉन की सही परिभाषा दिया गया है, ठीक है। क्वाइल एस्पॉन के, तो क्वाइल एस्पॉन के बारे में हमको बताना है, ठीक है। अकॉर्डिंग ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी कि आर्मेचर स्लॉट के संदर्भ में मापे जाने वाले कॉइल के दोनों किनारों के बीच की दूरी, ठीक है भाई, ये तो कॉइल स्पेन होगा ही। बी में दिया है द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड डेट इज द कनेक्शन ऑफ द सेम कम्यूटेटर। तो सेम कम्यूटेटर के बीच नहीं होता है, ये तो गलत दिया हुआ है। राइट आंसर जो दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है, ठीक है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बदलने से DC मोटर की गति में बदलाव नहीं आता है? यानी कि क्या बदलेंगे तो DC मोटर का गति नहीं बदलेगा, वो हमको बताना है। ए में कह रहा है क्षेत्र कोर की लेमिनेशन से, तो लेमिनेशन से क्या गति से कोई मतलब ही नहीं है। आर्मेचर सर्किट बाहरी प्रतिरोध से। सी में दिया है फ्लक्स प्रति ध्रुव से ध्रुव बदलेंगे तो गति चेंज हो जाएगा। आर्मेचर का टर्मिनल वोल्टेज से भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, बदलेंगे तो। लेकिन क्षेत्र के एलिमिनेशन से इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला ऑप्शन पहचानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, यानी कि 3 फेज स्टार कनेक्टेड 4 तार प्रणाली संतुलित न्यूट्रल में धारा होता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि न्यूट्रल में धारा जो होता है यानी कि 0 होता है। क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। स्टार के कंडीशन में यानी कि न्यूट्रल में जो धारा की बात किया जाए तो ठीक है, यानी कि संतुलित में धारा जो होता है वो शून्य होता है। ऑप्शन किस में दिया है, शून्य। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि इक्वल फेज के बराबर होता है, फेज के बराबर नहीं होता है, नहीं फेज धारा से कम होता है, नहीं फेज धारा से अधिक होता है। ये जो होता है यानी कि 0 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का हम सारा प्रश्न करा चुके हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग का यानी कि तैयारी कितना % तक हम करा चुके हैं, क्योंकि लगभग जो है यानी कि 200 के आसपास वीडियो अपलोड है प्रीवियस पेपर में एक्सेप्टेड क्वेश्चंस का। और अब जो करा रहे हैं यानी कि ये करा रहे हैं प्रीवियस पेपर, जो कि 28 मार्च को शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया था सभी शिफ्ट का कराएंगे, ठीक है, 28 मार्च का। उसके बाद आगे वाले में जो भी क्वेश्चन जो पूछा गया था सभी का कराएंगे, चाहे 19 का हो या 21 का हो, सभी पेपर कराएंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए आप लोग। आज का अगला प्रश्न दिया है, संतुलित या असंतुलित भार के लिए एकल फेज शक्ति का मापन संभव है? क्या कह रहा है, संतुलित और असंतुलित दोनों के लिए कह रहा है, ठीक है ना। यानी कि संतुलित और यानी कि असंतुलित के लिए। और जब दोनों के लिए है तो दोस्तों यानी कि इसमें संतुलित और असंतुलित दोनों के लिए
कितने वाट मीटर की आवश्यकता पड़ेगा संतुलित और असंतुलित दोनों के लिए? तो देखिए दोस्तों, संतुलित और असंतुलित के लिए संतुलित क्या कह रहे हैं, संतुलित या असंतुलित भार के लिए एकल फेज में, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो देखिएगा कि एकल फेज है कि थ्री फेज है, ठीक है। अगर यहीं पे अगर थ्री फेज रहता तो 2 वाट मीटर होता, ठीक है, यानी कि 2 वाट मीटर होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंगल फेज है, तो सिंगल फेज है तो यानी कि 1 वाट मीटर होगा। क्या हो जाएगा? 1 वाट मीटर होगा। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, ऐसे नहीं कर यानी कि डायरेक्ट टिक नहीं लगाना है कि संतुलित कह रहा है या असंतुलित कह रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो होता है यानी कि 1 वाट मीटर विधि, क्योंकि संतुलित और असंतुलित दोनों के लिए 1 वाट मीटर विधि के द्वारा क्या होता है, शक्ति का मापन किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जबकि थ्री फेज रहता तो क्या ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही होता, लेकिन 2 वाट मीटर होगा नहीं इसमें, सिंगल पे नहीं 4 वाट मीटर होगा, नहीं 3 वाट मीटर विधि होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, अल्टरनेटर को रेट किया गया है किसको, यानी कि अल्टरनेटर को, ठीक है। अल्टरनेटर को रेट की बात हमसे पूछ रहा है, और अल्टरनेटर को यानी कि केवीए में व्यक्त किया गया है। किसमें? केवीए में व्यक्त किया गया है। ऑप्शन किस में दिया है? केवीए या एमवीए, ठीक है, या एमवीए। ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों ए में कह रहा है किलोवाट, तो किलोवाट में नहीं व्यक्त करते हैं, नहीं किलोवाट में एनर्जी मीटर को करते हैं, केवीए कैपेसिटर को करते हैं। केवीए दिया है और एमवीए दिया है, इसको अल्टरनेटर को व्यक्त किया जाता है इसमें। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का आगामी प्रश्न दिया है, जर्मेनियम परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं? किस में कह रहा है? यानी कि जर्मेनियम में कह रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर जर्मेनियम की बात किया जाए, ठीक है, जर्मेनियम की अगर बात किया जाए तो इसका जो होता है यानी कि 32 प्रोटॉन होते हैं। कितना? 32, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है जर्मेनियम 32। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि 29 जो दिया है ये कॉपर का होता है। ध्यान रखिएगा, बार बार इससे भी कॉपर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, रोटर डैश की गति प्राप्त करने पर एकल फेज संधारित मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच मोटर को स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करते हैं। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में है, निर्धारित गति के 50 से 60% पर नहीं करता है, 70 से 75 या 80% पर करता है। बी में दिया है 70 से 80% पर। क्या दिया है बी में दोस्तों? यानी कि 70 से 80% पर इसको क्या करता है? डिस्कनेक्ट करता है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है लगभग कभी कभी आपको 75 से 80 भी रहेगा, ठीक है, कभी कभी 70 से यानी कि 80 भी रहेगा। तो ये एवरेज वैल्यू है ये दोनों। तो आप लोग एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर 75 से 80 है तो इसी को टिक कीजिएगा, नहीं तो 70 से 80 तो रहना ही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, 2 अल्टरनेटर के तुल्यकालन के लिए मुख्य शब्द है, यानी कि 2 अल्टरनेटर के तुल्यकालन के लिए कह रहा है, जो इसका मुख्य शब्द की बात पूछ रहा है। और इसका मुख्य का बात अगर किया जाए तो गति और लोड समान होता है, तो गति समान नहीं होना चाहिए। शरीर गति और लोड समान से ये अल्टरनेटर दोनों तुल्यकालन के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। बी में आवृत्ति लोड समान होना चाहिए, और सी में दिया वोल्टेज आवृत्ति और फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। अगर तीनों समान है तो दोस्तों दोनों को यानी कि समानांतर में लगा सकते हैं। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सब सेम है तो यानी कि समानांतर का जो होगा दोस्तों कंडीशन को संतुष्ट करेगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया है, विद्युत मापन उपकरण की स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली में हेयर स्प्रिंग निम्न में से बना होता है। क्या कह रहा है? यानी कि हेयर स्प्रिंग, ठीक है। हेयर स्प्रिंग जो दोस्तों यानी कि बना होता है वो हमको बताना है। और हेयर स्प्रिंग जो मेनली रूप से बना होता है, ठीक है, ये बना होता है आपको यानी कि फास्फोरस बोरॉन से। किससे? फास्फोर बोरॉन से। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? फास्फोरस बोरॉन। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है जिंक, तो जिंक से नहीं बना होता है। ये जो बना होता है फास्फोरस बोरॉन से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, जब धारा और वोल्टेज के बीच 90 डिग्री का फेज अंतर होता है तो सर्किट होगा। तो देखिए दोस्तों, यानी कि 90 डिग्री का कहा है। जब 90 डिग्री है, कितना? 90 डिग्री है, तो क्या होगा? यानी कि वो हमको बताना है। और देखिए दोस्तों, अगर 90 डिग्री का है तो उस टाइम जो होगा यानी कि शून्य शक्ति गुणांक होगा, यानी कि 0 पावर फैक्टर होगा सिंगल फेज में, ठीक है, 0
पावर फैक्टर होगा, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है एकल यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर नहीं होगा, ये जो होगा दोस्तों यानी कि शून्य पावर फैक्टर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है यानी कि आरसीसीबी का विस्तार रूप क्या है। तो देखिए दोस्तों, आरसीसीबी का जो होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। क्या होता है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है, यानी जिसको अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर कहते हैं। ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है अवशिष्ट धारा नियंत्रक ब्रेकर, तो ये तो नहीं होगा। बी में दिया है रेजिडुअल करंट ब्रेकर, ये भी नहीं होगा। सी में है रेजिडुअल करंट कंट्रोल है, तो कंट्रोल वाला नहीं होगा। सी डी में जो दिया है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर दिया है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है स्क्विरल गेज पेरेंट मोटर की स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट कनेक्शन में जोड़ा गया ताकि फेज वोल्टेज कम हो जाए। तो देखिए दोस्तों, यानी कि फेज वोल्टेज जो कम हो जाए उसका यानी कि जो कंडीशन है यह 1/, यानी कि √3 है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है यानी कि जॉगिंग ऑपरेशन को भी कहा जाता है। तो दोस्तों यानी कि जॉगिंग, ठीक है, जॉगिंग। और दोस्तों यानी कि जॉगिंग को जो कहा जाता है, ठीक है ना, जॉगिंग को जो कहा जाता है यानी कि ईचिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईचिंग भी कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, ईचिंग। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ईचिंग। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है रनिंग। रनिंग नहीं होता है, नहीं ब्रेकिंग होता है, नहीं ट्रिपिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है आईजीबीटी का मतलब क्या है। तो देखिए दोस्तों, आईजीबीटी का फुल फॉर्म हमको बताना है। ठीक है, ठीक है, तो ए में कह रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी कि इंटरनल गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो इंटरनल नहीं होता है दोस्तों, यानी कि इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है। ऑप्शन किस में दिया है, बी में कह रहा है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। राइट आंसर जो दिया है यानी कि इसका फुल फॉर्म जो होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, जो कि बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जबकि सी में दिया है अतिरिक्त गेट द्विधारी ट्रांजिस्टर, ये तो नहीं होता है, नहीं एकलीकृत गेट ध्रुवीय ट्रांजिस्टर होता है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है 3 फेज प्रेरण मोटर का स्टेटर के जैसा है, यानी कि स्टेटर के जैसा क्या है वो हमको बताना है। और देखिए स्टेटर की जैसा की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो ये जो होता है दोस्तों यानी कि 3 फेज अल्टरनेटर। 3 फेज अल्टरनेटर जो है, 3 फेज अल्टरनेटर जो है दोस्तों ये जो है यानी कि स्टेटर के जैसा है, ठीक, प्रेरण मोटर के स्टेटर के जैसा है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है 3 फेज अल्टरनेटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम में कितनी दूरी में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, ठीक है, यानी कि HVDC सिस्टम की लागत HVAC सिस्टम से कम है, यानी कि DC की अपेक्षा हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज AC दोनों में कंपैरिजन कर रहा है। देखिए दोस्तों, यानी कि ये जो होता है, ठीक है, ये जो होता है आपको यानी कि 600 किलोमीटर से लगभग, ठीक है ना, 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर से अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में कह रहा है 500 किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर से अधिक, 100 किलोमीटर से अधिक और 500 किलोमीटर से कम। तो ऐसा नहीं होता है 10 किलोमीटर से कम, ऐसा भी नहीं होता है 50 किलोमीटर से कम नहीं दोस्तों। ये जो होता है 600 किलोमीटर से अधिक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है यानी कि जहाँ कुछ कोण पर 45 डिग्री से कम पर लाइन को ले जाने के लिए किस प्रकार के सपोर्ट किया जाता है, यानी कि 45 डिग्री से कम पे कह रहा है। और इससे कम पे जो यानी कि मैनली रूप से दोस्तों यानी कि जो किया जाता है, ठीक है, यानी कि मैनली रूप से जो किया जाता है वो हमको बताना है। और मैनली रूप से जो किया जाता है दोस्तों यानी कि एंगल सपोर्ट किया जाता है इसमें, किसमें, 45 डिग्री एंगल सपोर्ट किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, एंगल सपोर्ट। ए में कह रहा है यानी कि जंक्शन सपोर्ट नहीं होता है, ना इंटरमिनल सपोर्ट। सी में दिया एंगल सपोर्ट। राइट आंसर यानी कि ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में दिया है यानी कि एंगल सपोर्ट। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया है एकल तेल स्तर संकेतक में ट्रांसफार्मर में शीर्ष पर लगे ड्रम की आकृति क्या होता है। तो देखिए दोस्तों ये क्या होता है वो हमको बताना है। और ये जो होता है मैनली रूप से, ठीक है, यानी कि सबसे ऊपर जो लगा होता है, सबसे ऊपर जो लगा होता है दोस्तों यानी कि क्या होता है, कंजर्वेटर होता है, ठीक है, कंजर्वेटर होता है। तेल का बात भी कह रहा है, ठीक है, ये क्या इसका मैंने कार्य क्या है। तो देखिए जब तेल
गर्म होता है और गर्म होकर फैलता है, तो ये समझिए एक प्रकार का रास्ता प्रदान करता है, ठीक है ना। जब फैलता है तो उसमें यानी कि जगह नहीं रहता है, ठीक है ना, मेन टैंक में जगह नहीं रहता है, तो कुछ तेल क्या होता है कंजर्वेटर में चला जाता है, ठीक है ना, कंजर्वेटर से चला जाता है और कुछ जो एक्स्ट्रा होता है वो बाहर भी निकल जाता है अपने पाइप के थ्रू। तो इसका मेनली कार्य ये है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा कंजर्वेटर का, ठीक है, राइट आंसर ये सही हो जाएगा। अब चलिए, तो दोस्तों आज का सेशन में बस इतना ही प्रश्न। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए।